जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके थे कहाँ तक, तो आप लोग को बता दिए थे कि क्या है कि मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग बता दिए थे, जो कि ज्योग्राफी का हम लोग पाठ कर रहे हैं। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट लेक्चर है वो नहीं आप लोग देखें तो फर्स्ट लेक्चर आप लोग अवश्य देख ले। और फर्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आप लोग के जो है वो 5 चैप्टर आता है। उस पाँचों चैप्टर को इसी वीडियो में यानी इसी सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे हम लोग को छोड़े थे, जो कि आप लोग को बताना था कि खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करना है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। और चलिए हम लोग बिना समय को नष्ट किए हुए अपना चलते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप लोग के फर्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक दिन लिखेंगे खादर और एक दिन लिखेंगे बांगर। तो देखिए, सबसे पहला है कि नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो याद करिए, नई मिट्टी को, ठीक है, नदी द्वारा बहा कर लाई गई नई मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट आप लोग की याद किया, नया और एक पुराना, ठीक है, नया और एक पुराना। तो नया किसका, तो खादर का नया, और बांगर का मतलब बंजर। बंजर याद रखिएगा, बंजर मतलब कि पुराना, ठीक है, बंजर से याद रखिएगा पुराना। बंजर नहीं होता है, ये भी उपजाऊ होता है, लेकिन बंजर हम ट्रिक बता रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग के दूसरा क्या लिखना है कि खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, लेकिन बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसके उदाहरण है। कहाँ पे उदाहरण है, नवीन अगर कहे तो खादर मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो उत्तरी बिहार और गंगा के मैदान, ठीक है। लेकिन इसका बांगर का विस्तार कहाँ है, तो महाराष्ट्र, पंजाब भूमि जो है भूमि इसका उदाहरण है। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग के सामने यहाँ पे क्वेश्चन, बिल्कुल आप लोग को ये समझ में आ गया कि जो है खादर और बांगर में अंतर क्या है, आप लोग को लिख दीजिएगा, ठीक है। दो नंबर में पूछेगा, आप लोग को 3 को लिख देना है, और तीनों जो बताएं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताएं। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग के क्वेश्चन क्या कहता है कि मृदा संरक्षण के कोई प्रभाव उपाय बताएं, ठीक है, प्रभावी उपाय बताना है। यानी मृदा को हम लोग संरक्षण कैसे करेंगे, इसका जो है एक विशेष रूप से उदाहरण बताना है, यानी क्या बताना है, उपाय बताना है। देखिए, कहता है मृदा संरक्षण के जो है प्रभावी उपाय निम्नलिखित है। तो याद कर लीजिएगा, पहला फसल चक्र पद्धति अपनाकर मृदा को पोषणीय स्तर को बढ़ाकर रखा जा सकता है। तो देखिए, फसल चक्र मतलब कि हम लोग एक यहाँ पे 1 कट्ठा खेत है, और उसमें जो है हम लोग अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल को हम लोग क्या करते हैं, रोपते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उपजाऊ यानी पोषणीय स्तर बढ़ जाता है, ठीक है, बरकरार रह जाता है। और उसमें किसी भी फसल को उगाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है खाद जो है पौधों को उगाने में, ठीक है। नेक्स्ट है कि रासायनिक उर्वरक की जगह जैव व कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है। जैसे रासायनिक उर्वरक, जैसे यूरिया हो गया, अनेक प्रकार के पोटास है ना, तो ये सारा चीज़ क्या है, रासायनिक उर्वरक है। लेकिन हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, किसको, तो जैविक जो हम लोग क्या है कि घर से जो कूड़ा कचरा या कंपोस्ट हम लोग जो तैयार करते हैं गोबर से, उसको हम लोग अगर करेंगे यूज, तो उससे हम लोग को मृदा संरक्षण हो सकता है। अगर रासायनिक करेंगे तो दूषित भी होगा, और माने बहुत जल्दी बंजर होगा शरीर सॉरी यहाँ पे क्या, भूमि। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा, हम लोग जैविक और वह कंपोस्ट खाद का उपयोग करेंगे किसके जगह पर, तो रासायनिक उर्वरक के जगह पर, जिससे कि हम लोग को मृदा जो है वो संरक्षण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो देखिए, फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार जो है सहायक है, अभी बताएं ये पर, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन सीधे डाल दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान से, फसल चक्र द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। देखिए, फसल चक्र के द्वारा, जैसे अलग अलग फसल हम लोग एक ही क्या है खेत में लगाते हैं, एक ही स्थान पर एक ही ज़मीन पर लगाते हैं, तो उसमें जो पोषण स्तर को बरकरार रखा जाता है, ठीक है। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया आदि के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। तो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसीलिए फसल चक्र से मृदा संरक्षण से मदद
मिलती है। अगर हम लोग लगातार गेहूँ उगाएँगे, चावल उगाएँगे, मक्का उगाएँगे, आलू उगाएँगे, तो इसमें हमारा जो है खेत का उर्वरक शक्ति कमेगा। लेकिन इहे में जो हम लोग क्या कर देंगे, पुनः से अगर हम लोग को उसको लाना है, उपयोगिता लाना है, तो तिलहन या दलहन अगर फसल जिसको रबी फसल कहते हैं, तो लगा देते हैं, तो उसका जो है उर्वरकता बरकरार रह जाती है। इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी इसको कहते हैं, ठीक है? नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करते हैं। इसीलिए फसल चक्र में से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है, ठीक है? तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि समूचे कृषि से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समूचे कृषि से आप क्या समझते हैं? जितने भी हम करा रहे हैं बिल्कुल वैसे-वैसे प्रश्न करा रहे हैं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में बिल्कुल डिक्टो मिलेगा, ठीक है? तो ध्यान से देख लीजिएगा। जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार जो है रूप से खेती की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है, तो उसकी आवृत्ति समूची रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से खेती के पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते हैं, मृदा की उर्वरकता बनी रहती है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये समूची कृषि सबसे पहले पूछेगा कि किस क्षेत्रों में किया जाता है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। किस क्षेत्र में? पर्वतीय क्षेत्रों में या ढलानों पर वृत्ताकार रूप से खेती की जुताई की जाती है, ठीक है? किस लिए? तो देखिए उसकी आकृति समूची रेखाओं की तरह दिखाई देती है। किस तरह से दिखाई देती है? तो इस तरह से दिखाई देती है। कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे पर्वत है, तो यहाँ पे ऐसे-ऐसे जो है खेती क्या होती है, की जाती है, ठीक है? तो यही जो है समूची कृषि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के खेती में पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते हैं, और इस प्रकार के खेती में जो है पोषणीय तत्व है वो जलों के साथ नहीं बहते हैं, मृदा की उर्वरकता बनी रहती है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार से अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमको जो है दिक्कत है, समझाएँगे हम पुनः से हम समझा देंगे, ठीक है? तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि चिपको आंदोलन, ठीक है? चिपको आंदोलन का वर्णन करना है। क्या करना है? चिपको आंदोलन का वर्णन करना है। तो सबसे पहले चिपको आंदोलन का नेता कौन था? नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो याद कर लीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन कर रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कहाँ हुआ था चिपको आंदोलन? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? यूपी में। याद कर लीजिएगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजाति द्वारा 1900 कितना में याद कर लीजिएगा कब हुआ था? 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इसका प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश में। किसके? तो टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में, ठीक है? जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा, ठीक है? अनपढ़ जनजातियों द्वारा। इसमें जो है 1900 कब किया गया था? 1972 ईस्वी में किया गया था। यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों हरे भरे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसका जो है आंदोलन मुख्य पर्यावरण में जो वृक्ष है, वो वृक्ष को बचाने के लिए, वृक्ष को कटान पर रोकने के लिए इसको क्या किया जाता? चलाया गया था, ठीक है? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव भी पूछ चुका है कि वो जो है चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, या कहाँ चलाया गया था, कब चलाया गया था। तो ये सारा चीज़ याद कर लेना है। क्यों चलाया गया था? तो वृक्ष को बचाने के लिए। तो ये भी याद कर लेना है, ठीक है? तो कई सारा ऑब्जेक्टिव इसमें बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है कि वन का जो है क्या है, पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। यानी वन का पर्यावरणीय महत्व क्या है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, वन प्रकृति का अनुपम उपहार है, जिसके आंचल में मानव आदिकाल से पोषित होता रहा है। देखिए, एक प्रकार के अनुपम उपहार है, यानी एक प्रकार के क्या कहे तो प्रकृति के दिया हुआ बहुमूल्य या जिसका कोई मूल नहीं है, वैसा क्या है, उपहार है, जिसका आंचल में मानव कई सदियों से जो है यानी
आदि कालों से क्या होता है, पोषित हो रहा है। वन जो है वन जलवायु का सच्चा मानक है। वन जलवायु का सच्चा मानक है। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर जो है बाढ़ के खतरे को रोकती है। पहला तो यही है कि वन जो है क्या करता है, जलवायु का समूचे मानक है, और ये समूचे मानक है। और दूसरे तरफ क्या है कि यह जो है जल को क्या करती है, अवशोषित करती है और बाढ़ को आने से रोकती है। तो दूसरी तरफ अच्छी जो है वर्षा भी कराती है। अच्छी वर्षा भी, यहाँ वर्षा होगा, ठीक है, अच्छी वर्षा भी यानी अच्छा वर्षा भी कराती है। यह वन प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है और वन वन प्राणियों को भी यह रहने के लिए घर प्रदान करती है, तथा वन प्राणियों के साथ मानव को भी अनेक आवश्यकताओं जीवनदायक वस्तुओं देती है। क्या देती है, जीवनदायक वस्तुएं, यानी जीवन को जीने के लिए अनेक प्रकार के वस्तुएं प्रदान करती है, जैसे फल फूल, लकड़ी, सारा चीज़, ऑक्सीजन, ठीक है, समय पर वर्षा, सारा चीज़ किसके लिए, तो मानव के लाभदायक के लिए ही होता है। देखिए जीवमंडल में जीवों और जलवाष्प को संतुलित, यानी संतुलित, यहाँ होगा संतुलित स्थिति प्रदान कर संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण में सर्वाधिक योगदान देती है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो कि यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट है, यानी पारिस्थितिक तंत्र है, उसको शुद्धता प्रदान करने में, है ना, सर्वाधिक योगदान देती है। शुद्धता प्रदान करने में क्या करती है, सर्वाधिक योगदान देती है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है वन जो है वन पर्यावरण का महत्व जो है वर्णन किस तरह से करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है, इसको एक बार रीड करना है, याद नहीं करना है, रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से देखिए। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, तो किन किन वस्तुएं का निर्माण होता है, क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है, तो ध्यान से आंसर लिखने का प्रयास करिएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहता है पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है। शक्ति संसाधन यानी एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है। क्या है, ऊर्जा है, जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक योगदान है, यानी महत्व रखता है। अगर समझिए पेट्रोलियम नहीं है तो क्या है, हम लोग आधा जीवन व्यर्थ ही रहेगा। इसका मुख्य उपयोग यातायात के साधनों में ईंधनों के रूप में होता है, यानी ईंधनों के रूप में है। देखिए, सबसे पहला यातायात, यानी जो भी हम लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, स्थानांतरित परिवहन के लिए भी इसका ईंधन का बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके वह औद्योगिक मशीनों में स्नेहक के रूप में भी होता है, स्नेहक के रूप में भी होता है। पेट्रोलियम का बड़े बड़े उद्योगों में इसका स्नेहक यानी पेट्रोलियम मशीनों के रूप में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा, कृत्रिम रबर बनाने में भी किया जाता है। किसका, तो पेट्रोलियम का, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया कि कितना महत्व आप लोग के सामने यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं, जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए, जैव संसाधन और अजैव संसाधन दो है। तो जैव संसाधन सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जैव संसाधन किसको कहते हैं। तो जीवमंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधा और स्वयं मनुष्य जैसे संसाधन के अंतर्गत आते हैं जैव मंडल में, यानी जो जहाँ पे जीवों का निवास होता है उसे जैव मंडल भी कहते हैं। इसमें अनुकूल जो है प्राकृतिक परिस्थिति में संतानों उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है, और इसके अनुकूल जो है इसी के जैव मंडल में इसके अनुकूल अपने संतानों को उत्पन्न करने में भी क्षमता होती है। ये सजीव होते हैं, और ये सजीव होते हैं, इसमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। इसके वृद्धि मतलब कि आगे जो आने वाला संतान और जो है बड़ा छोटा, ये सारा चीज़ एक प्रकार के वृद्धि है ना, विकास, एक प्रकार के क्या कहे तो विकास, ये धीरे धीरे क्या होते रहता है, चलते रहता है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया यहाँ पे जैव संसाधन, ठीक है, जैव संसाधन बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की इसी में क्या कहता है, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसको कहते हैं, तो वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, नदी, पर्वत इत्यादि अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो अजैव संसाधन किसको कहते हैं, तो जहाँ पे निर्जीव पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे में खनिज, चट्टान, मिट्टी, नदी, पर्वत इत्यादि पाए जाते हैं, इसी को कहते हैं अजैव संसाधन। इसमें वृद्धि नहीं होती है, इसके उपयोग से इनका भंडारण समाप्त हो सकता है, और इसको
इसको हम लोग ज़्यादा अगर उपयोग करेंगे तो इसका जो भंडारण निश्चित है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। निश्चित है तो इसका भंडारण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग को याद कर लेना है और इसको जो है पढ़कर और बहुत ही विवेकपूर्ण उपयोग करना है, ठीक है? विवेकपूर्ण उपयोग करना है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहता है, ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, स्पष्ट करनी, यानी हमारा तकनीकी का क्या भूमिका है संसाधन को निर्माण करने में। तो ध्यान से देखिएगा, आज के वैज्ञानिक युग में तकनीकी का महत्वपूर्ण स्थान है। आज के वैज्ञानिक युग में तकनीकी का महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीकी के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर भी कोई देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। तो देखिए, अगर संसाधन की कमी भी हो जाता है तो वह व्यक्ति तकनीक के अगर है विकसित तकनीक यानी कहे तो टेक्निकल है, तो वह व्यक्ति जो है विकसित के रूप में क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए जापान के लिए जा सकता है। उदाहरण के लिए जापान को लिया जा सकता है, ठीक है? जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन की कमी में बावजूद इस देश ने अपनी तकनीकी एवं विवेक के आधार पर स्वयं को विकसित देश की श्रेणी में ला खड़ा किया है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, अगर इसमें जो है जापान में किसी भी प्रकार से उतना संसाधन नहीं है जितना अन्य देशों में है, लेकिन फिर भी वह जो है देश को पूरा विश्व के विकसित देश के अंतर्गत आता है। इसके संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका स्पष्ट हो जाती है और इससे क्या हो जाती है, संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका अधिक हो जाती है। याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इतना हम लोग कर लिए, यानी हम लोग संसाधन निर्माण के तकनीकी में भूमिका क्या है तो यहाँ हम लोग कर लिए। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, तो ऊर्जा संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है? अब आप लोग के कैसा आप लोग के वीडियो लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि हमको ऐसा वीडियो और चाहिए, तो हम रेगुलर आप लोग के लिए डालते रहेंगे। तो चलिए आप लोग को यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।